Hello dear pupils, hope you all are good. I am here Sakshi for all of you to prepare. आप सभी को प्रिपरेशन कराने के लिए किसकी बोलो, UGC NET JRF 2022 की, राइट। तो जैसे सभी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी को पता है कि आज है हमारी क्लास नंबर 69, राइट। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज क्लास लेंगे, ओके। साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, जो डेली क्लास होती है फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे, उसकी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है जो टेलीग्राम चैनल है उस पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो ज़रूर से जाके क्या कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को जाके ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सारे अपडेट भी आपको वहीं पे मिलते हैं, क्लास की लिंक भी आपको वहीं पे बिल्कुल अवेलेबल हो जाती है, क्लियर है। और पेपर 2 के साथ आपकी पेपर फर्स्ट की होती है 4 क्लासेस। 9 AM रहती है जीके की क्लास, जिसमें 10 क्वेश्चंस डेली जो करंट अफेयर्स के हैं वो डिस्कस किए जाते हैं जितेंद्र सर के द्वारा। आफ्टर दैट जो 11 AM है वो आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट की क्लास रहती है। एंड देन फिर आपकी 2 PM रहती है किसकी बोलो, MCQ सेशन। जितनी भी यूनिट 10 है ना, उनके पूरा MCQ सेशन की क्लास लेके आई जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट आपकी 9 PM रहती है, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है DI में, मैथ्स में, रीजनिंग में, उनके लिए दिव्या मैम लेके आती है बोलो जो मैथ्स की क्लास है वो 9 PM। तो सभी लिया करो टाइम टू टाइम, बिकॉज इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर किसके लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी डेली क्विज होती है किस पे बोलो, होती है वेबसाइट के ऊपर, फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे। उसमें कौन कौन विनर रहा है। जो लास्ट क्विज हुई कौन सी बोलो, क्विज नंबर 7 में कौन कौन विनर रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स को जिन्होंने हासिल की है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक। उनको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए अपने आप में। और जिनकी रैंक नहीं आती है उनको ट्राई करना चाहिए, बोलो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करने का और रैंक लाने का, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो लास्ट क्विज में फर्स्ट रैंक हासिल की है यास्मीन प्रवीण जी ने। मैंने काफ़ी बार देखा है इनकी थर्ड सेकंड आती ही आती है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार आपकी फर्स्ट जो रैंक है वो आई है फाइनली। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन यास्मीन जी। और सचिन कुमार जी की भी कभी फर्स्ट आती है कभी सेकंड आती है, तो वेरी गुड, आपके एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं किस तरीके से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी नाइस। और थर्ड रैंक हासिल की है रूहानी जी ने। आप तीनों ने ही पहले भी ऑलरेडी रैंक्स प्राप्त किए हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड सिंबल कि आप अपने जो रैंक्स हैं उन पे टिके हुए हैं। ऐसे ही एफर्ट्स करते रहे ये सारे स्टूडेंट्स, सभी को अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट डेली, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए जिनके रॉन्ग भी होते हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्विज में रॉन्ग किया, आफ्टर दैट जब मैं सोल्यूशन बताती हूँ आपको, तो आपको पता चलता है कि उसका राइट आंसर आखिर है क्या, तो वो आपके 5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं या नहीं बोलो। जी मैम, हमारे 5 क्वेश्चन, 5 टॉपिक, एक्चुअली देखें तो 5 टर्म्स आपकी क्या हो जाती है वहाँ पे क्लियर हो जाती है। टॉपिक नहीं बोल सकते लेकिन 5 टर्म्स हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं किसके द्वारा, जो क्विज होती है वेबसाइट के ऊपर उसके द्वारा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, वी ऑल आर व्हाट, हम सभी क्या हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था वी ऑल आर कॉमर्शियंस, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम कॉमर्स JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि 10 अप्रैल को अपकमिंग क्या है, पेपर फर्स्ट की क्विज है। क्या है, पेपर फर्स्ट की क्विज है, जो ऑल ओवर स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी के हो, हिस्ट्री के हो, है ना, कंप्यूटर साइंस के हो, संस्कृत के हो, सारे स्टूडेंट्स क्या देंगे, वो पेपर फर्स्ट की क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। करोगे ना बोलो। बट आई वांट समथिंग आप लोगों से, आप स्टूडेंट से जो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं कुछ एक्सपेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे बताना कि मैं करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताना। आई वांट कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में से कोई तो एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी, कॉमर्स के स्टूडेंट की क्या आए, पेपर फर्स्ट में रैंक आए, बोलो।
क्या चैलेंज ये आप एक्सेप्ट करोगे? समझ गए ना क्या बोल रही हूँ मैं, कि जितने भी ऑल ओवर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे पेपर फर्स्ट की बिग क्विज को, जिसमें गिव अवे भी है, उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट को रैंक लेके आना ही आना है। मैं ये नहीं कह रही फर्स्ट ही लेके आओ, लेकिन फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से एक रैंक तो कॉमर्स की स्टूडेंट की आनी ही आनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट दैट, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स से, ठीक है। सो कौन कौन एक्सेप्ट करेगा ये चैलेंज कि मैम वी कैन डू, हम कर सकते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना और एफर्ट्स करना पेपर फर्स्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करने की, क्विज को, और रैंक लाने की, ठीक है। अब आप इतना तो कर ही सकते हो कि मैम आपके लिए इतना एफर्ट कर रही है, तो आप भी मैम को प्राउड तो फील करा सकते हो ना, राइट। तो आई वांट दैट, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, क्विज को अटेम्प्ट करना है 10 अप्रैल को जो होगी, और रैंक लेके आना है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये इंटर कंपटीशन हो गया। अभी तक जो आप क्विज कर रहे हो ना, उसमें सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉमर्स का है भाई, है ना, तो उसमें आपको रैंक लेके आना होता है। अब ये पेपर फर्स्ट का है, तो आई वांट कि इसमें कोई ना कोई स्टूडेंट जो कॉमर्स का है वो रैंक लेके आए। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक की। सभी स्टूडेंट्स को पता है अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटिंग। होता क्या है पूंजी बजटिंग, यू ऑल नो, आप सभी जानते हो कि मैम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है तो उसमें नॉन करंट असेट का डिसीजन लेना ही क्या होता है, कैपिटल बजटिंग होता है, जिसमें हमने बात करी है जो मेथड्स है कैपिटल बजटिंग के, उसमें हमने जो ट्रेडिशनल मेथड है, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट, दोनों को देख लिया। फिर जो टाइम एडजस्टेड या साइंटिफिक मेथड्स हैं, उसमें हमने एनपीवी को देख लिया। अभी आपकी जो दो हैं मेथड्स, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एक आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। एंड आफ्टर डेट आपका जो चैप्टर है पूरा का पूरा फिनिश अप होने वाला है। फिर हमारा एक चैप्टर बचेगा वर्किंग कैपिटल, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का मेथड है कौन सा बोलो, पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, लाभदायकता सूचकांक विधि, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, सभी ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से, सारे बच्चे क्लास लिया करो भाई, ठीक है ना। आई वांट ज़्यादा से ज़्यादा सब प्रिपरेशन करो, ऐसे नहीं बीच में आप होल्ड कर दो, हमें घबराना नहीं है, हमें प्रिपरेशन करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ओके ना। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो हमने लास्ट मेथड पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था बोलो, हमने पढ़ा था, बोलो कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, ठीक है। ये भी एज इट इज़ वैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, उसमें से हम लेस कर देते हैं किसको, जितना कैश का आउटफ्लो होता है, जितना इन्वेस्टमेंट किया होता है, उसको हम लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो होता है कि हमें प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज अगर नेगेटिव आता है तो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसमें, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसको, जो कैश इनफ्लो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही निकलेगा पूरा। सबसे पहले जो कैश फ्लो है आफ्टर टैक्स CFAT, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं जो 10% पे हमने देखे थे, है ना, तो उनसे मल्टीप्लाई करके फिर उनको टोटल कर देंगे, तो कैश इनफ्लो आ जाएंगे, उनको डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, जो आउटफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उस जो प्रपोजल पे होने वाला है, उस प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे। आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको बोल सकते हैं PI, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो PI इज डिफाइंड एज द बेनिफिट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स
पर रुपी इन्वेस्टेड इन द प्रपोजल। ठीक है, तो वही प्रेजेंट वैल्यू टर्म हम लेके चलते हैं। जितना भी इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर जो इनफ्लो हमें प्राप्त होने वाला है, जो भी रिटर्न प्राप्त होने वाली है, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेके चलेंगे। सो येट अनदर टाइम एडजस्टेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ये क्या है, दूसरा मेथड है। पहला था एनपीवी और ये दूसरा मेथड है किसका, जो टाइम एडजस्टेड कैपिटल बजटिंग है उसकी टेक्निक में। ठीक है, इट इज़ सिमिलर, मैंने जैसे बताया था कि ये एक जैसा है किसके, जो एनपीवी अप्रोच थी उसी के। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच मेजर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स पर रुपी इन्वेस्टेड। मेज़र किया जाता है किसको, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको, जो इन्वेस्ट किया गया है उस पर। ठीक है, while the NPV is based on the difference between the present value of future cash inflows and the present value of cash outlays। तो वही NPV में तो क्या होता है, दोनों का अंतर लिया जाता है। किस किस का, जो फ्यूचर में होने वाला इन्वेस्ट, हमें जो रिटर्न प्राप्त होने वाली है उसका किससे अंतर लिया जाता है, जितना इन्वेस्ट किया है उससे। ठीक है, अ मेजर shortcoming of the NPV method is that being an absolute measure, it is not a reliable method to evaluate projects requiring different initial investments। तो ये पीआई वाला बोल रहा है कि जो एनपीवी मेथड है ना वो उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो द पीआई मेथड प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन, इसलिए जो पीआई मेथड है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम एनपीवी में आती है उसका। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ रिलेटिव मेजर, या फिर कह सकते हैं कि जो एनपीवी है उससे मिलता जुलता ही मेजरमेंट क्या करता है, पीआई करता है, बस थोड़ा सा चेंजेस करके। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, ये क्या, अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ ऑब्टेन डिवाइडिंग, जो क्या करता है, डिवाइड करता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलेज। ठीक है, वही कि जो इनफ्लोज होने वाले हैं फ्यूचर के उनसे डिवाइड कर देता है क्या, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कॉस्ट होगी उससे। आप देखिए सिंबलिकली अगर देखा जाए तो क्या फॉर्मूला होगा पीआई का, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया है। बाकी ये देखिए फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लोज। समझ में आ गया। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन, वही इसको बोल सकते हैं बीसी रेशियो, बिकॉज द न्यूमिरेटर मेजर बेनिफिट्स एंड द डिनोमिनेटर कॉस्ट। इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमिरेटर है ऊपर की साइड है, ठीक है, वो क्या है, कैश इनफ्लोज है, जो बेनिफिट है, जो क्या है, रिटर्न है, इन्वेस्ट करने पे जो हमें लाभ मिलेगा वो है, जबकि नीचे क्या है, कॉस्ट है कि नहीं, क्या कॉस्ट आएगी उस परियोजना पे, वही तो बताता है आउटफ्लो, है ना। तो इसलिए इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोला जा सकता है। ओके, क्लियर है सभी को। तो अब इसमें डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, एक्सेप्ट रिजेक्शन का रूल क्या रहेगा पीआई जो है उसमें। तो देखिए, यूजिंग द बीसी रेशियो और द पीआई अ प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर एक्सेप्टेंस इफ इट्स पीआई एक्सीड्स 1, यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आएगा वो अगर 1 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बोलो, 1 से अगर ज़्यादा है तो क्या कर लिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाएगा। When PI इक्वल 1, और अगर इक्वल है तो फर्म इज़ इनडिफरेंट टू द प्रोजेक्ट। तो फर्म कुछ भी डिसीजन ले सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है या एक्सेप्ट भी कर सकती है, ये फर्म की मर्जी है अगर इक्वल है तो। When PI इज़ ग्रेटर देन, यानी कि PI ज़्यादा है या बराबर है या कम है किससे, 1 से। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 0 रिस्पेक्टिवली। तो वही कि एनपीवी की बता रहा है कि एनपीवी क्या होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव होती है तो एक्सेप्टेबल होता है और नेगेटिव होती है तो रिजेक्टेबल होता है, राइट। वही अगर पीआई है तो उसमें क्या होना चाहिए, देखिए मेन आपको ये 3 ध्यान में रखने हैं। अगर पीआई जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आएगा वो अगर 1 से ज़्यादा है
तब तो प्रोजेक्ट को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगर 1 से कम आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर 1 के इक्वल होता है पीआई जो है, तो ये फर्म का डिसीजन है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। इतना आपको ध्यान में रखना है किसमें, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का, उसके अंदर। कौन सा बोलो, लाभदायकता सूचकांक विधि। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन्ड है, वही सेम बात बोली है। यदि विनियोग की राशि भिन्न भिन्न हो तो अनुकूल परियोजनाओं के चुनाव के लिए या प्राथमिकता को क्रमबद्ध करने हेतु प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। तो वही बोला है, लाभदायकता सूचकांक रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य का यानी कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, को तथा रोकड़ बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य का अनुपात होता है, जिनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो अनुपात ही तो बोलते हैं उसे, राइट। लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर, वही बात आ गई डिसीजन की, 1 से कम होने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है, 1 से अधिक होने पर स्वीकृत किया जाता है। और विभिन्न परियोजनाओं की दशा में क्या होता है, क्रम प्रदान किए जाते हैं। और जिस परियोजना का लाभदायकता पीआई सबसे ज़्यादा अधिक होता है ना, उसे ही प्राथमिकता दी जाती है। जिसका पीआई मतलब हम प्रोजेक्ट में से देखेंगे, जैसे 1 2 3 प्रोजेक्ट है, उसमें जिसका पीआई सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। वही इसका फॉर्मूला है, सूत्र है इसका, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाई टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से इसका एग्जाम्पल, जो कि बहुत इजी है। ये पेश है आपके सामने क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल। बोला है द्वारिका कंस्ट्रक्शन कंपनी एक मशीन क्रय करने के बारे में विचार कर रही है और वो कंफ्यूज है किसमें, ए और बी में। दोनों की लागत तो क्या है, 1,50,000 है और डिस्काउंटेड रेट 10% लेनी है हमें, ठीक है। और उसके पीवी फैक्टर भी दिए गए हैं 0.909, 0.826 ठीक है। और अब बोला है कि जो इनफ्लोज है ना वो 5 ईयर्स तक आएंगे, इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स की है तो 5 ईयर्स तक इनके इनफ्लोज आएंगे। तो मशीन ए के इनफ्लोज दे रखे हैं, मशीन बी के दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ए को एक्सेप्ट करें या बी को एक्सेप्ट करें, ठीक है। चलिए द्वारिका कंस्ट्रक्शन को हम डिसीजन देते हैं कि कौन सी को मशीन को वो क्या करे, परचेज करे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मशीन ए के क्या आ गए, इनफ्लोज आ गए, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आए हैं उनसे, तो उनका क्या निकल के आ गया, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई मशीन ए की। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है 1,54,075 और इसी तरीके से बी का भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जो कि आई है 1,53,812.50, ठीक है। अब हमें पता चल गई दोनों की इनफ्लोज। अब आउटफ्लो कितना है, विनो कॉस्ट कितनी बताई थी, 1,50,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ऊपर तो ना नेट प्रेजेंट वैल्यू से किया गया है, यानी जो कैश इनफ्लो है उसमें से लेस किया गया है कैश आउटफ्लो को, ठीक है। तो ये तो किसके द्वारा किया गया है, जो फर्स्ट मेथड है ना, कौन सा बोलो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब सेकंड हम देख रहे हैं पीआई मेथड, उसमें क्या करेंगे, टोटल, ये आप देख लेना एनपीवी का है ना, कल भी किया था हमने एक एग्जांपल। अब पीआई की बात करें तो उसमें हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर ली है दोनों ही प्रोजेक्ट की, ए की भी और बी की भी। तो हम 1,54,075 को डिवाइड कर देंगे 1,50,000 से, तो हमारा निकल के आया 1.027। ध्यान में रखना फिगर को, पूरा फिगर ध्यान में रखना है। बी का जब हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया तो आया 1.025। अब देखिए हमें दोनों में से चूज करना है कौन सी मशीन हम खरीदे, ठीक है। तो अब बोलो कौन सी मशीन को प्राथमिकता दी जाएगी, मैम प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, अगर एक मशीन होती है तो देखते हैं कि एक से अधिक है या ज़्यादा। अब 2 मशीन है, उनमें हम देखेंगे जिसकी पीआई क्या है, ज़्यादा है, वो एक्सेप्टेबल होगी। तो बोलो ए की ज़्यादा है या बी की, ऑफ कोर्स ए की ज़्यादा है 1.027, ठीक है। तो मशीन ए को प्राथमिकता दी जाएगी। द्वारिका कंस्ट्रक्शन को बोला जाएगा कि आपकी फर्म को मशीन ए क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी रिटर्न ज़्यादा आएगी। और ये एकदम क्या है, करेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। क्लियर है, पीआई मेथड के माध्यम से हमने देख लिया है, राइट।
हमने एनपीवी मेथड पढ़ लिया, पीआई मेथड पढ़ लिया। अब हमारा बचा है लास्ट मेथड, टाइम एडजस्टेड जो मेथड्स हैं उनमें कौन सा बोलो, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR मेथड, जिसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास रहेगी हमारी इस चैप्टर की कल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको करवाऊंगी MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो इसी चैप्टर के, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर में, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो IRR मेथड है उसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर डेट मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी इसी चैप्टर के। फिर क्या होगा, कुछ फॉर्मूलाज के जो क्वेश्चंस हैं वो और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से पूरा चैप्टर सम अप होके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी बोलो, जो आपको डेली मिलते हैं 5 क्वेश्चंस, किसमें, होमवर्क में, उनकी। ठीक है, तो उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। आई होप सभी ने क्विज को अटेम्प्ट किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनकी बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट, करें स्टार्ट, सभी बताइए। सो हियर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है असर्शन और रीज़न दिया है आपको। असर्शन है कि premium received on issue of share is credited to share premium account but not to profit and loss account। शेयरों के मुद्दे पर प्राप्त प्रीमियम को शेयर प्रीमियम खाते में जमा किया जाता है, लेकिन लाभ और हानि खाते में नहीं। ठीक है, और फिर रीज़न है इसका कि Since share premium is not a trading profit, it is not distributed to shareholders। की कहने का मतलब, चूँकि शेयर प्रीमियम एक व्यापारिक लाभ नहीं है, यह शेयर धारकों को वितरित नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट था, आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो असर्शन और रीज़न दोनों ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, और बता दो मुझे जल्दी से कौन सी यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आया है अकाउंटेंसी में से, राइट, और जो कि है हमारी यूनिट नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉर्मली डिमांड का स्लोप्स, ये तो पता नहीं हमने कितनी बार किया है ना, प्रैक्टिस में भी कर लिया मैंने आपको बहुत बार, किस में करा दिया, जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें भी। तो जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि total utility will be maximum when marginal utility to price of respective products are equal। यानी जो कुल उपयोगिता है ना वो अधिकतम होगी, कब, जब जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्रोडक्ट के जो प्राइस है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तो था असर्शन। और रीज़न क्या, रीज़न है कि डेविएशन फ्रॉम द सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। इस स्थिति से विचलन से अधिकतम उपयोगिता में कमी आती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। हमने अच्छे से क्या किया है, समझा है, डिस्कस किया है इस बारे में, जो यूनिट नंबर 3 है। तो दोनों ही जो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड आर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी, ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। ये आपका है रिसर्च में से भी और यूनिट नंबर 5 में से भी, स्टैटिस्टिक्स में से भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो वो है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये टेक्निक नहीं है। बाकी जो स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमेटिक है और मल्टी स्टेज है, ये तीनों क्या है, टेक्निक्स हैं। किसकी बोलो, ये है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है। ओके,
चलिए नेक्स्ट था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ। केवल लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किसका अनुप्रयोग है? इसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल। तो मैं बता दूं, इसे बोला जाएगा नॉमिनल स्केल, नाम मात्र के पैमाने, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, एक ही बेस लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके लास्ट क्विज के। नाउ मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई तो जो स्टूडेंट है जो क्विज होगी उसमें क्या करे, लेके आए फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से एक रैंक कॉमर्स का। ठीक है, जो कि कब होगी आपकी अपकमिंग संडे को, और साथ में उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आज ही सर ने बताया था, आई होप आप सब ने देखा होगा क्या क्या रिवॉर्ड है, वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। ओके, चलिए तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, बिल्कुल अच्छे से जो पीआई मेथड है समझ में आ गया है, तो ज़रूर अपनी अटेंडेंस तो सभी को लगाना ही लगाना है। साथ में अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हो, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए लाइक करके अटेंडेंस ज़रूर सबके सब दे देंगे। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ जो भी क्लास लेते हैं उनको। ओके, बाकी जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे किसके ऊपर, जो आपकी वेबसाइट है फिलर फॉर्म की उसके ऊपर, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।